शेफाली महीने के 25,000 कमाती जो उसका पति उससे ले लेता। अपने खर्चे के लिए भी शेफाली को अपने पति की मेहनत करनी पड़ती। उसका पति तो खुद बाहर अच्छे अच्छे खाने खाता और उसे बाजार से दाल सब्जी खाने के लिए ला देता कि घर में खाना बनाने पर राशन लाना पड़ेगा, और ख़ुद महंगी महंगी शॉपिंग करता। शेफाली जब भी पति से अपने या बच्चों के लिए पैसे मांगती, उसका पति उसको तलाक की धमकी देता और एक दिन गुस्से में शेफाली को घर से निकाल दिया और फिर पछताने लगा और शेफाली को वापस आने पर मजबूर करने लगा। शेफाली ने दूसरी शादी कर ली, पर जैसे ही उसने उस आदमी को देखा उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि वो तो उसका। जैसे ही शेफाली घर में आई, घर में उधम सा मचा हुआ था। पूरा घर उलट पुलट पड़ा था और बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे थे। शेफाली कहने लगी, क्या हो रहा है घर में? उसकी बेटी कहने लगी, मम्मी अनुज मुझे तंग कर रहा है। बेटी 6 साल की थी और बेटा 7 साल का। शेफाली ने अपना पर्स एक तरफ रखा, थकी हारी पहुंची थी। कहने लगी, ये क्या हरकत है? घर देखा है तुम लोगों ने कितना फैला के रखा है? वो कहने लगी, वो तो पापा के कुछ दोस्त आए थे, चाय पी कर गए हैं, इसलिए किचन में इतने बर्तन हैं, और ये अनुज मुझे तंग कर रहा था, उसी ने सोफे के कुशन उठाकर मुझे मारा है। शेफाली कहने लगी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कहने लगी, वो तो अपने दोस्तों के साथ चले गए। शेफाली को गुस्सा आया था, घर में बच्चे अकेले थे। फिर अनुज कहने लगा, मम्मी हमें भूख लगी है, खाना दे दो। वो कहने लगी, तुम्हारे पापा ने बाजार से खाना नहीं ला कर दिया? बच्चे कहने लगे कि नहीं, पापा कह कर गए हैं, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, रात को खाना खाकर आऊँगा। शेफाली को हैरत हुई, कितना अजीब और लापरवाह इंसान था, छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़ गया। अगर कोई घर में आ जाता तो क्या होता? ना तो कमाता था और ना ही घर की जिम्मेदारी उठाता था। शेफाली ने कुशन ज़मीन से उठाकर सोफे पर रखे, घर को ठीक किया और फिर बच्चों को पास्ता बनाकर दे दिया। बच्चे खुश होकर खाना खाने लगे। खुद उसने भी वही खाया था, साथ अपने लिए एक कप चाय भी बना ली थी। सर दर्द से फटा जा रहा था, एक तो बैंक का काम और इस पर पति की लापरवाही। अब तो वो थकने लगी थी। उसने जब सुरेश को फ़ोन किया तो पीछे से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। वो कहने लगी, कहाँ हैं आप? कहने लगा, तुम्हें क्या परेशानी है? घर पर बैठूं तो ताने देती हो, अब दोस्तों में बैठा हूँ तो तुम्हें परेशानी है। वो कहने लगी, बच्चों को अकेला छोड़कर चले गए। कहने लगा, मैंने कहा था अनुज से कि दरवाज़ा अच्छे से बंद कर ले। शेफाली कहने लगी, अनुज कौन सा बहुत बड़ा है जिसे आप ये कहकर गए थे कि दरवाज़ा बंद कर लेना, और वह किसी के आने पर खोलता नहीं? वो कहने लगा, क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या? शेफाली कहने लगी, आपको इसी का इंतज़ार है, जब कुछ होगा तब एहसास होगा। वो कहने लगा, देखो इस समय तुम्हारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ, दोस्तों में बैठा हूँ, घर आके बात करूँगा तुमसे। वो कहने लगी, बच्चों को खाना भी नहीं ला कर दिया। वो कहने लगा, यार क्या हो गया? अगर खाना नहीं ला कर दिया तो खुद कर लो, जो करना है ऑर्डर करके मंगवा लो। शेफाली कहने लगी, पैसे आपके पास होते हैं, मेरे पास नहीं कि मैं कुछ मंगवाऊं। कहने लगा, जान मत खाओ मेरी, पता नहीं तुम्हें क्या परेशानी है। वो फ़ोन बंद कर चुका था। शेफाली की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुरेश रात को देर से आया था, दोस्तों में पैसा उड़ाकर और खाना खाकर घर पर दाल और ठंडी रोटियां लेकर आया था, मगर तब तक बच्चे सो चुके थे। शेफाली उसे देखकर कहने लगी, ये टाइम है तुम्हारा घर आने का? रात का 1 बज रहा है। वो कहने लगा, तमीज़ से बात करो, मेरी ज़िंदगी है, मेरा जब दिल चाहेगा आऊँगा, जब दिल चाहेगा जाऊँगा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? शेफाली कहने लगी, आखिर तुम गंभीर होकर क्यों नहीं सोचते? बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, मैं अकेली तो सारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। वो कहने लगा, तुम ही उठाओगी, चाहो तो एक्स्ट्रा टाइम भी बैंक पर लगाना शुरू कर दो। वो कहने लगी, बैंक मेरे बाप का नहीं है जो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देगा और एक्स्ट्रा पैसे देगा। वो कहने लगा, तो फिर कोई ऑनलाइन काम कर लो। ये कहते हुए तकिया ठीक करके लेट गया, फिर उसके पास आने लगा, लेकिन शेफाली उसका हाथ पीछे झटक चुकी थी। सुरेश के माथे पर बल पड़े। कहने लगा, ये क्या तरीका है? वो कहने लगे, जब तुम कमा नहीं सकते, घर संभाल नहीं सकते, बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, तो मेरे करीब भी मत आया करो। मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी करूँ और घर के भी सारे काम मैं करूँ, तुम तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। वो कहने लगा, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, मैं चाहूँ तो ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती। शेफाली रो देनों की थी। सुरेश मनमर्जी का मालिक था, ना तो उसे पत्नी के पैसे खर्च करने में शर्म आती थी, ना ही पत्नी के साथ कठोर व्यवहार करने में उसे कोई बुराई नजर आती थी। सुबह उठते ही शेफाली बैंक के लिए तैयार हो रही थी। जब मकान मालिक ने दरवाज़ा खटखटाया, शेफाली ने सुरेश को उठाया कि जाओ जाकर बात करो। वो कहने लगा, मैं क्या बात करूं, किराया तुमने देना है, तुम बात करो। वो कहने लगी, सुरेश मैं सारे पैसे तुम्हें दे चुकी हूँ, कहाँ हैं किराए के पैसे? तुमने अभी तक किराया क्यों नहीं दिया? कहने लगा, रात को दोस्तों में खर्च हो गया। ये सुनकर तो जैसे शेफाली को हैरत का झटका लगा था। कहने लगी, तुमने 8,000 रुपये उड़ा दिए, वो भी एक रात में? कहने लगा, पिछले 6 महीने से मेरे दोस्त खाना खिला रहे थे, आज मैंने खिला दिया तो क्या हो गया?
मकान मालिक को बोलो अगले महीने डबल किराया ले ले। शेफाली कहने लगी, और ये डबल किराया कौन देगा? तुम जानते हो मैं किस तरह से फूक फूक कर खर्चा करती हूँ, मेरे पास तो इतने एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मेरी नींद खराब मत करो, तुमने जो मकान मालिक से कहना है कह दो। शेफाली जैसे ही बैंक के लिए निकलने लगी, मकान मालिक माथे पर बल डाले खड़ा था। कहने लगा, ये तो हर तीसरे महीने का तमाशा हो गया है, आप टाइम पर किराया नहीं देती। देखिए अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना मकान किसी और को किराए पर चढ़ा दूंगा। वैसे भी मुझे इसका 10,000 किराया मिल रहा है। मैं तो इसलिए चुप था कि चलो पुराने किराएदार हैं, रहते हैं तो रहते रहें, लेकिन अगर आपने अब टाइम पर किराया नहीं दिया तो मैं आपको निकाल दूंगा। शेफाली कहने लगी, अगले महीने मैं आपको 2 महीने का किराया दे दूंगी, आप चिंता ना करें। वो बिजली का बिल उसके हाथ में थमाकर जा चुका था। 2,000 बिजली का बिल आया था। शेफाली सर पकड़कर बैठ गई थी। बैंक में नौकरी करती थी, कैशियर की नौकरी करती थी, और अगर पैसों की ज़रा भी हेराफेर हो जाती तो उसकी सैलरी से पैसे काटे जाते। गायब दिमागी से वो काम कर रही थी। क्या करती? घर के खर्चों का सोच सोचकर परेशान होकर रह गई थी। ऐसा नहीं कि सुरेश पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन जॉब नहीं करता था। कहता था कोई मुझ पर रोब जमाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और जो आदमी नौकरी करता है उसे अपने मालिक की सुननी पड़ती है। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था, अपने आप में यूं रहता था जैसे किसी बड़े राजघराने की संतान हो। जैसे ही अगले महीने की सैलरी शेफाली को मिली, उसने 15,000 मालिक मकान को दे दिए, 4,000 बिजली का बिल भरा और बाकी के पैसे सुरेश को पकड़ा दिए। पैसे कम देखकर वो कहने लगा, इतने कम पैसे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? वह कहने लगी, मकान मालिक को पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया था मैंने, वो दे दिया। कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं खुद उसे किराया देता, तुमने क्यों दिया है? बहुत शौक है तुम्हें सारे काम खुद करने का, लोगों के साथ पैसों का मामला निपटाने का। मैं किस लिए हूँ? वो कहने लगी, ये तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम किस लिए हो। इतना ही तुम्हारा आत्मसम्मान जाग जाता है तो फिर क्यों कुछ करो, हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। वो कहने लगा, ज़्यादा बातें ना सुना मुझे। ये कहने के बाद उसने पैसे जेब में डाल लिए। शेफाली कहने लगी, बच्चों के लिए थोड़ा सा चिकन और पास्ता ला के रख दो, मैं शाम को आके बना लिया करूँगी, और खाना जल्दी ला दिया करो। और मेरी बात सुनो, कल ही बच्चों की फ़ीस जमा करवा देना, बाकी जो पैसे बचेंगे उसी से महीना गुजार लेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर महीने तुम होटल से अच्छे अच्छे खाने खाओ, हम सादी दाल रोटी भी खा सकते हैं। वैसे भी वो जब ऑफिस से आती थी तो थक जाती थी, उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती थी, खाना बनाने का उसे टाइम नहीं मिलता था। छुट्टी वाले दिन उसको पूरे सप्ताह के कपड़े धोने होते थे। सारे घर की अच्छे से सफाई करती थी, क्योंकि सुरेश किसी काम को हाथ नहीं लगाता था। यहाँ तक कि पानी भी खुद उठकर नहीं पीता था, बच्चों से मंगवाता था। उसे पत्नी का पैसा उड़ाते हुए ज़रा भी शर्म महसूस नहीं होती थी। रात को जब वो घर आया तो वही दाल सब्जी और सूखी तंदूर की रोटियां लाकर रख दी। साथ में उसने शॉपिंग बैग पकड़ रखा था। शेफाली कहने लगी, ये क्या है? कहने लगा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा ये क्या है? काफ़ी दिन हो गए मैंने शॉपिंग नहीं की थी, पहनने के लिए वही पुरानी शर्टें पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने कपड़े ख़रीद लिए। शेफाली कहने लगी, मैं बैंक में काम करती हूँ, लेकिन वही कपड़े उसका पहन कर जाती हूँ ताकि मेरी गरीबी छुपी रहे। 2 साल से मैंने कपड़े नहीं बनाए, बच्चों के कपड़े नहीं बने, और आप हर 2 महीने बाद अपने कपड़े उठा कर ले आते हैं। अभी तो पिछले कपड़ों में काफ़ी कपड़े ऐसे हैं जो एक बार भी नहीं पहने, और फिर से नए कपड़े ले आए। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहने लगा, देखो मुझे परेशान न करो, क्या हो गया जो मैंने 3-4 हज़ार की शॉपिंग कर ली? वो कहने लगी, 4,000 की शॉपिंग कर ली है तो महीना कैसे चलाओगे? कहने लगा, दाल सब्जी और रोटी 100 रुपये में आती है तुम लोगों का, और खर्च ही क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ यही खाना बच्चे दोपहर को भी बचा कर खा लिया करें ताकि पैसे बच जाएं, और तुम्हारी अगली सैलरी आने से पहले पहले महीना अच्छे से गुजर जाए। अगर तुम मकान मालिक को सारा किराया न देती तो मैं कुछ ना कुछ टाल मटोल कर लेता, लेकिन तुमने अपनी मनमानी की है, इसलिए मैंने भी अपनी मनमानी कर ली। शेफाली का तो बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे उस समय को पछता रही थी जब अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर उसने सुरेश से शादी की थी। दोनों ही यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और फिर नौकरी भी एक ही कंपनी में ज्वाइन की थी। उस समय तो सुरेश की अच्छी पोस्ट थी, कमाता भी अच्छा था। हाँ, लेकिन था ऐसा ही अकड़ू, बॉस की ज़रा सी बात पर जॉब छोड़ने की धमकी दे देता, लेकिन वो उसे समझा देती थी। फिर शेफाली को बैंक की तरफ से ऑफ़र हुई तो उसने तुरंत बैंक में जॉब कर ली। उसके घर वालों ने शेफाली से कहा कि उन्होंने लड़का देख लिया है, उससे उसकी शादी कर देंगे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि अपने माता पिता की पसंद से शादी करे, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। उसकी माँ कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा है, शरीफ है और अपने कपड़े की दुकान है, अच्छा कमाता है। शेफाली कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। आपने उसका हुलिया देखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, मैं उसके साथ अपनी किसी भी पार्टी में नहीं जा सकती, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं शादी अपनी पसंद से करूँगी। उसकी माँ कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है,
हमने तुम्हें जॉब की छूट दे रखी है और वो भी इसलिए क्योंकि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं। इन्हीं पैसों से मैं तुम्हारा दहेज बनाना चाहती हूँ, वरना तुम्हारे पिताजी तो नौकरी के भी खिलाफ थे। तुम्हारी दोनों बहनों की शादी उन्होंने अपनी पसंद से की है और तुम भी ये जानती हो कि हमारे यहाँ शादी के फैसले माँ बाप ही करते हैं। वो कहने लगी, मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करूँगी, मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। अच्छा कमाती हूँ और अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर भी अच्छा ढूंढ सकती हूँ। मुझे किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी नहीं करनी। अगर आपने इनकार नहीं किया तो मैं खुद कर दूंगी। उसकी माँ ने शेफाली को बहुत समझाया था कि देखो बेटा, ये लड़का हमारा देखा भाला है, अच्छे परिवार का है, अपनी दुकान है, अपना घर है, तुम खुश रहोगी। लेकिन उसकी एक ही जिद थी कि मैं उस लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती। उसके दिल में पहले से सुरेश था। सुरेश काफ़ी हैंडसम था, जिससे शेफाली आकर्षित हो गई थी। इसलिए उसे प्रतीक का हुलिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ज़्यादा स्मार्ट भी नहीं था, रंगत भी कुछ सांवली थी। उसकी ऐसी रंगत और उसका हुलिया देखकर शेफाली ने तो ठान ली थी कि कभी इससे शादी नहीं करेगी। सुरेश से कहने लगी कि वो अपना रिश्ता लेकर आ जाए। सुरेश को भी वो पसंद थी और सबसे ज़्यादा ये पसंद था कि वो बैंक में अच्छी जॉब कर रही थी। सुरेश मन लगाकर जॉब नहीं कर रहा था, 3 कंपनियां छोड़ चुका था, सिर्फ इस वजह से कि उसके बॉस ने उसकी इंसल्ट की है। उससे ये क्यों कहा कि वो देर से आता है, टाइम पर क्यों नहीं आता। वो अपनी मर्जी से उठने बैठने का आदी था, अभी भी उसका यही हाल था। तीसरी जगह से भी जॉब छोड़ने का कोई बहाना ढूंढ रहा था। शेफाली से कहने लगा कि तुम जानती हो कि मेरे माता पिता जिंदा नहीं हैं और मैं लड़कों के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, जहाँ हम सब लड़के मिलकर किराया देते हैं। तुम्हें शादी के बाद कहाँ रखूँगा और फिर तुम्हारे घर वाले मुझ जैसे अकेले लड़के को रिश्ता कैसे देंगे। वो कहने लगी कि तुम अपनी मर्जी की नौकरी ढूंढ लो, जैसे ही तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो मैं अपने माँ पिताजी को मना लूँगी। सुरेश ने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली। उसकी सैलरी भी अच्छी थी, 40 से 50 हज़ार थी और बढ़ने की उम्मीद भी थी, लेकिन वही उसकी आदत। शेफाली ने अपने माँ बाप से जिद बांध ली थी कि शादी करूँगी तो सुरेश से करूँगी। उसके माता पिता को सुरेश पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसकी कोई फैमिली और घर भी नहीं था, न ही वो जिम्मेदार लड़का था। सारी जानकारी निकालने के बाद उसके पिता ने कहा कि वो तो 1 साल में 3 से 4 कंपनियां छोड़ चुका है, सिर्फ कुछ महीने काम करता है, वो तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे करेगा। देखा, अगर अपनी मर्जी चलाओगी तो कल को हम तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। उन्होंने बहुत समझाया, धमकियां तक दी, लेकिन शेफाली के सर पर तो जैसे सुरेश के प्यार का भूत सवार हो चुका था। उसके अलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आता था। कहने लगी, मैं उसके साथ हर तरह से रह लूँगी। लेकिन ये सिर्फ कहना आसान था, ऐसा करना बहुत मुश्किल था। इमोशन में आकर उसने अपने माँ बाप को खुदकुशी की धमकी तक दे दी थी कि अगर उन्होंने सुरेश से उसकी शादी नहीं की या कोई भी रुकावट डालने की कोशिश की तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। उसके माता पिता ने बड़ी सादगी से सुरेश से उसकी शादी कर दी। साथ में ये भी कहा था कि अब हमारे घर पर कदम मत रखना। वो विदा होकर सुरेश के संग चली गई थी। उसी ने किराए का घर लेकर अपना सामान रखा। सुरेश को और क्या चाहिए था, वो तो शादी के 1 महीने बाद ही कंपनी छोड़ चुका था कि उसके बॉस ने उसकी इस बात पर इंसल्ट की है कि वो देर से क्यों आया है। शेफाली उसे उठाती रहती थी कि टाइम पर ऑफिस जाओ, लेकिन वो उसकी सुनता ही नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद उसने दोबारा नौकरी करने की कोशिश ही नहीं की। कहता था कि तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें पैसा नहीं दिया, वरना मैं कोई बिजनेस कर लेता तो अच्छा कमाता। पहले वो दोनों अकेले थे, इसलिए जो भी जमा पूंजी होती उसकी शेफाली कमेटी डाल ली हुई थी। जब कमेटी खुली तो 2 लाख रुपए मिले और उसने सारे पैसे सुरेश को दे दिए ताकि वो कोई काम कर ले, लेकिन सुरेश ने वो सारे पैसे उड़ा दिए थे अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने और घूमने फिरने में, और जो पैसे बचे वो अपने अकाउंट में रख लिए। शेफाली उससे कहती रह गई कि मैंने ये पैसे अपनी इच्छाओं को मार कर जमा किए थे ताकि तुम कोई कारोबार कर सको। इन्हीं दिनों वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी जॉब पर जाती थी। 9 महीने बाद उसका बेटा पैदा हुआ। उसे लगा कि अब शायद सुरेश जिम्मेदार हो जाएगा, लेकिन सुरेश ने तो परवाह भी नहीं की। हाँ, यह एहसान वो शेफाली पर कर देता था कि जब तक वो बैंक में काम करती थी बच्चे को वो संभाल लेता था, लेकिन 1.5 साल के अंतराल पर ही उसकी दोबारा से प्रेगनेंसी सुनकर वो कहने लगा कि मैं और बच्चे नहीं पालूंगा, ऐसा करो इसे गिरा दो। शेफाली कहने लगी, ये तो पाप है, मैं ये नहीं कर सकती। वो कहने लगा, तो बच्चे खुद संभालना। दूसरी बेटी के जन्म के बाद ज़्यादातर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी शेफाली पर आन पड़ी थी। उसने एक आया रख ली, लेकिन दिल में यही डर रहता था कि सुरेश घर पर होता है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। आया ने अभी कुछ महीने काम किया और नौकरी छोड़ दी कि वो ऐसे घर में काम नहीं करेगी जहाँ का आदमी हर समय घर में बैठा रहे। बच्ची 1 साल की हो गई थी। सुरेश बस ये करता था कि फीडर पिला देता और डायपर सुबह शेफाली पहनाकर जाती थी और जब शाम को आती तभी डायपर चेंज करती थी। वो बच्चों के डायपर चेंज नहीं करता था। शेफाली के आने से पहले ये करता था कि बाजार से दाल सब्जी और रोटी लाकर रख देता था ताकि वो आकर खाना खा ले। आते ही शेफाली घर की सफाई सुथराई करनी पड़ जाती।
बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ जाती। कई बार वो सुरेश से कह चुकी थी कि ऐसा करो, डिलीवरी का काम ही कर लो, मोटरसाइकिल तुम्हारे पास है ही, रोज़ाना के अगर तुम 500 भी कमा लोगे तो मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन वो कुछ नहीं करता था, बल्कि पेट्रोल के पैसे भी शेफाली से मांगता था। शेफाली को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। उसने एक अच्छी और इज्जत की ज़िंदगी को छोड़कर प्यार की खातिर मुसीबत अपने गले डाल ली थी। अपने बच्चों के पति की सबकी जिम्मेदारी वो खुद उठा रही थी। सुरेश को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वो कैसे कमाती है, क्या करती है। जब खर्चे बढ़ने लगे तो घर आते ही शेफाली ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। सुरेश को भी यही कहा था कि अगर वो चाहे तो होम ट्यूशन का ही काम कर ले। शुरू में तो वो मान गया, कुछ घरों में ट्यूशन भी पढ़ाने लगा, लेकिन वही अपनी मर्जी का मालिक। ज़रा सी बात होती तो नौकरी छोड़कर आ जाता। पिछले 2 साल से तो उसने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। बच्चों के स्कूल के खर्चे भी बढ़ चुके थे। अब तो शेफाली के पास समय ही नहीं होता था। घर आती थी जल्दी से बच्चों को, और घर को संभालने के बाद उसके पास ट्यूशन के बच्चे आ जाते थे। ज़्यादातर स्कूल कॉलेज की लड़कियां और लड़के होते थे। उस पर भी कभी कभी सुरेश शक करने लगता कि इतने बड़े बड़े लड़कों को पढ़ाती हो। वो कहने लगी तो फिर तुम पढ़ा दिया करो, मैं अकेली क्या क्या करूं। सिर्फ बैंक की सैलरी से गुजारा नहीं होता। रात 10 बजे तक वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और उसके बाद थक के चूर हो जाती थी। अब तो सुरेश का ये हाल था। शिफाली उसको ये कहती थी कि तुम क्यों नहीं नौकरी ढूंढते, सारा दिन घर में पड़े रहते हो। तो वो उसके मुंह पर थप्पड़ भी दे मारता। कहता अपनी ज़बान संभाल के बात करो वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम्हारे माँ बाप ने तो वैसे भी तुम्हें छोड़ दिया है, एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा कि तुम किस हाल में हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, मुझे क्या पता था कि मैं एक कंगली औरत से शादी कर रहा हूँ। वो कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझ पर उम्मीद रखे बैठे हो। तुम्हारी प्यार भरी बातों में आकर मैंने अपने माँ बाप से लड़कर उन्हें छोड़कर तुमसे शादी की। काश कि मैं उनकी बात मान लेती तो आज एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती। ये सुनकर सुरेश को बहुत गुस्सा आया था। कहने लगा अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि याद करोगी। बच्चे माँ बाप की लड़ाई देखकर सहम कर बैठ जाते। आखिरकार शेफाली को ही हार माननी पड़ी। वो फूट फूट कर रोती थी कि उसने किस मुसीबत को अपने गले लगा लिया। अब वो पछताती थी कि काश वो अपने माँ बाप की बात मान लेती, उनकी पसंद से शादी की होती तो शायद इसकी किस्मत में इतना दुख ना होता। अक्सर लड़कियां लड़कों की मीठी मीठी बातों में आकर फैसला तो कर लेती हैं, लेकिन फिर हमेशा पछताती हैं। एक बार जब सुरेश घर आया तो बहुत नशे की हालत में था। ये देखकर शेफाली से बर्दाश्त नहीं हुआ। सुबह उठते ही दोनों में झगड़ा होने लगा। जब उसकी छुट्टी थी शेफाली कहने लगी अब तुम रोज़ शराब पीने लगे हो, मेरे सारे पैसे तुम शराब में उड़ा दोगे तो मैं घर कैसे चलाऊंगी। उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेश ने उसे मार पीट कर घर से निकालने लगा और डाइवोर्स देने की बात कहने लगा। ये सुनकर शेफाली को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वह गुस्से में घर से चला गया। शेफाली का पूरा दिन रोते हुए गुजरा। बच्चे अलग परेशान थे। अगले दिन डाइवोर्स के पेपर उसने शेफाली को भिजवा दिए थे। शेफाली ने भी पेपर साइन करके अपनी जान छुड़ा ली। दोनों की डाइवोर्स को 1 सप्ताह बीत चुका था। जब एक रात को वो वापस आया तो शेफाली कहने लगी जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ, अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। शेफाली कहने लगी जो कुछ तुमने किया उसकी कोई माफ़ी नहीं है। वो बोला मैं वादा करता हूँ नौकरी भी करूँगा, खर्चा भी उठाऊँगा। खुद सोचो बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर इन्हें बाप का प्यार नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। बच्चे अपने बाप के आदी थे। 3 दिन से सुरेश घर पर ही रह रहा था। शेफाली आती तो उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता। वो बार बार कहती तुम इस घर से चले जाओ, अगर किसी को पता चला कि डाइवोर्स के बाद भी तुम यहाँ रह रहे हो तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। वो कहने लगा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा कोई घर नहीं है। फिर रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। शेफाली बच्चों के साथ कमरा बंद करके सोती थी। उसे डर लगता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो खुद को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे, क्योंकि सुरेश कभी उसका हाथ पकड़ लेता, कभी करीब आकर कहता इतनी जल्दी हमारा रिश्ता कैसे खत्म हो सकता है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बार बार यही कहता एक मौका दे दो। वो मानसिक तनाव का शिकार हो चुकी थी। शेफाली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो जानती थी कि अगर माँ बाप के पास गई तो वो उसे ही गलत कहेंगे तुमने अपनी पसंद से शादी की थी और अब देख लो क्या नतीजा निकला। फिर वो अपने बच्चों के बारे में भी सोच रही थी। फिर उसने एक फैसला किया और अपने माँ बाप के घर चली गई। उसके पिता ने तो उसे सही से देखा भी नहीं, पर माँ का दिल पसीज गया था। जब उन्होंने अपनी बेटी को रोते हुए माफिया मांगते हुए देखा तो अपने सीने से लगा लिया। नाती नवासों का मुंह देखकर कुछ समय बाद पिताजी भी मान गए थे। बच्चे चाहे कोई भी गलती कर ले, मगर माता पिता के दिल ऐसा होता है कि वो बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। कुछ समय बाद शेफाली की माँ उसकी दूसरी शादी कराने की बात करने लगी।
मगर शेफाली अभी भी सुरेश को भूल नहीं पाई थी। उसकी माँ ने उसका रिश्ता तय कर दिया। एक दिन वो जॉब से वापस आ रही थी कि सुरेश ने उसे रास्ते में रोक लिया, उससे माफ़ी मांगने लगा। शेफाली ने उससे कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा, जल्दी ही मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर तो सुरेश उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। उससे कहने लगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। शेफाली उससे पैर छुड़ाकर अपने घर वापस आ गई थी, मगर दिमाग में बार बार सुरेश का चेहरा घूम रहा था। समय गुजरता जाग गया और वो दिन भी आ गया जब उसकी दूसरी शादी भी हो गई। कमरे में बैठी वो रो रही थी। जब दरवाज़ा खुलकर बंद हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो, जैसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। सुरेश के सिवा किसी और का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जैसे उसने सामने बैठे आदमी को देखा तो होश उड़ गए। वो प्रतीक था, लेकिन वो हैरान नहीं था। कहने लगा, मैं शुरू से तुम्हें पसंद करता था, लेकिन तुमने ऐसे इंसान को पसंद किया जिसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं जानता था कि वो तुम्हें तलाक दे चुका है, ये बात छुपती नहीं है। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी दूसरी शादी की बात की तो मैंने तुरंत हामी भर ली। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तुम्हारे बच्चों को भी संभाल लूँगा। बस ये कहना चाहूँगा कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये सुनकर शेफाली रोने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितने बुरे इंसान को चुना था, जिसको उससे नहीं बल्कि उसकी नौकरी और उसके पैसों से प्यार था। प्रतीक उससे बहुत प्यार करता था। कुछ समय में ही उसने शेफाली के बच्चों को भी अपना बना लिया था। वो भी उसके साथ बहुत खुश रहते थे। एक सुबह शेफाली बैंक जा रही थी तो बैंक के सामने सुरेश खड़ा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो अभी भी शेफाली से माफ़ी मांग रहा था और उसे कह रहा था कि वो उस गवार इंसान से डाइवोर्स लेकर वो उसके साथ चले। शेफाली कहने लगी, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, तुम्हारे साथ और परीक्षाएं नहीं झेल सकती। जो गलती मैंने की उसकी सज़ा मुझे तुम्हारे रूप में मिल चुकी है। अगर आगे से मेरे सामने आए तो पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। आखिर में मेरी सब लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि कभी अपने माँ बाप का दिल दुखाकर ऐसा फैसला ना करें कि जीवन भर पछताना पड़े। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के जीवन में प्रतीक जैसा इंसान आए जो उसकी कठिनाई को ख़त्म कर दे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।